यस, हेलो डियर स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप सब लोग? यस, ओके, फाइन। यस, मैं भी ठीक हूँ। ओके, नाउ हम लोग जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और आज हमारा फाइनल अकाउंट का लेक्चर 6 है। सो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, मैं चाहता हूँ कि आज उसको एक बार थोड़ा मैं समराइज कर दूँ। मैं उसको एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन में बता दूँ कि दैट अभी तक हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में क्या क्या सीखा है। ओके, जिससे कि आज का लेक्चर जो है वो बाकी के लेक्चर के साथ आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मुझे बताना है आपको कि अभी तक लेक्चर 5 तक में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया है। ओके, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट। ओके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सारी पोस्टिंग सीखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या पोस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या पोस्टिंग करनी होती है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटियां क्या क्या होती है और असेट्स क्या क्या होते हैं। ये सारी बातें अभी तक के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। सही बात है ना? ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं एडजस्टमेंट के बारे में, कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या चीज होती है या इस एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट किया जाता है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो पूरा एंड तक देखिएगा कि जिससे कि फाइनल अकाउंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट। ओके, सो आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए प्रॉपर्ली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशंस में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बनाना सीख लिया है, दैट वी विल रिवाइज फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि दैट हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे हमें बनाना है, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हमें कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम रिकॉर्ड करनी है। सो आपको याद होगा बच्चों लोग, आप लोग मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे जिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिलेशन सीधे आपके प्रोडक्शन से होता है, जिस एक्सपेंसेस का रिलेशन फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। तो जो भी खर्चे हम प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड हमने किया था। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जो सबसे पहला आइटम रिकॉर्ड किया था वो क्या था? सेल्स था। ओके, आपको याद होगा कि सेल्स को हमने यहां पर कहा था बाय सेल्स करके मैंने आपको बताया था, और सेल्स को यहां पर हम कहेंगे डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम में आपको सिर्फ एक ही इनकम कंसिडर करनी है, और वो कौन सी इनकम है बच्चों लोग? यहां पर बाय सेल्स। क्योंकि बिजनेस के जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज बिजनेस प्रोड्यूस करेगा उसको वो क्या करेगा? फाइनली सेल करेगा। क्योंकि सेल किए बिना, बेचे बिना बिजनेस को कोई भी इनकम प्राप्त होने वाली नहीं है। ओके, तो बिजनेस का जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके ऊपर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है, वो क्या है बच्चों लोग? सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा और भी वो सारे आइटम्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे जहां पर आपका गुड्स क्या हो रहा था? गुड्स आपका लॉस्ट बाय फायर हुआ था, फिर आपका गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल था। आपको याद आ रहा होगा बच्चों लोग, हमने ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करके सिखाया है। फिर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर था, और जो गुड्स बच गए वो सारे गुड्स को हमने ट्रांसफर कहां पर किया था? यस, हमने कहां पर ट्रांसफर किया था लास्ट में बचे हुए गुड्स को? जो गुड्स हम लोग इस साल नहीं बेच सके या जो रॉ मटेरियल हमने इस साल यूज नहीं किया, वो सारा बचा हुआ मटेरियल, वो सारा बचा हुआ फिनिश गुड्स हम लोग ट्रांसफर कहां पे करते हैं? यस, यू आर करेक्ट, हम लोग ट्रांसफर करेंगे उसको कहां पर? क्लोजिंग स्टॉक में। तो हमने लास्ट में यहां पर क्या रिकॉर्ड किया था बच्चों लोग? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा डिस्कशन डिटेल में किया है, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। अगेन जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस होता है वो हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस कंसीडर किया नहीं जाता है। मैं बार बार आपको रिवीजन क्यों करके दे रहा हूं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको ये सारा कंसेप्ट इतना पानी की तरह इतना क्लियर समझे
कि जिससे कि आपके सामने ये चैप्टर कभी भी किसी भी रूप में आए तो आप उसको आसानी से समझ सको, उसके प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सको। करेक्ट है? ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, इसमें से कोई भी एक चीज आपको कौन देगा? ट्रेडिंग अकाउंट देगा। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग ने सीखा था सेकेंड अकाउंट का प्रिपरेशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, आपने सही कहा, क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट कुछ इसी तरह से था, जहां पर डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड, एंड ऑन द डेबिट साइड वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था, और जो भी हमारे बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम थी, मतलब जो इनकम आपके बिजनेस ने सेल्स से अलावा कमाया। सेल्स आपके बिजनेस की कौन सी इनकम है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इसके अलावा जो आपके बिजनेस से आपको एक्स्ट्रा फॉर्म में मिल रही है, वो एक्स्ट्रा फॉर्म की इनकम आपकी कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी जो इनकम आपके बिजनेस को अर्न की जा रही है, वो सारी इनकम सेल्स से अतिरिक्त इनकम है, सेल्स से एडिशनल इनकम है। तो ऐसी एडिशनल इनकम को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड इनडायरेक्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, रिकॉर्ड करने के बाद जो भी यहां पर बैलेंस आएगा आपको होगा नेट प्रॉफिट, या तो यहां पर आया तो होगा क्या? नेट लॉस। ओके। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो होता है, यही आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसी को आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट माना जाएगा, और वो आपको कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। और हमने क्या सीखा था? आपको कुछ याद आ रहा है? यस, पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी अबाउट व्हाट? बैलेंस शीट, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपको 12th स्टैंडर्ड में सीखना सबसे जरूरी है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के अराउंड 6 चैप्टर जो है वो बैलेंस शीट से ही रिलेटेड है। तो बैलेंस शीट की पूरी कहानी, बैलेंस शीट का पूरा डिटेल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे रखा है। लेक्चर 5 में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि दैट बैलेंस शीट की अगेन यहां पर इसका कॉलम भी उसी तरह का होता है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लाइबिलिटी साइड होती है, एंड राइट हैंड साइड जो होता है वो असेट्स होता है। यहां पर हमने बिजनेस का सारे लाइबिलिटी और बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी को यहां पर रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग यहां पर लाइबिलिटी और असेट का जो दोनों टोटल होगा, उस दोनों टोटल को यहां पर हम इक्वलाइज करेंगे। और जब आपके बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल जब इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्रॉब्लम यहां पर फिनिश हुआ और आपका प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हुआ। इज दैट क्लियर? तो बैलेंस शीट तक का जो भी डिटेल्स है, बैलेंस शीट तक की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूरी थी फाइनल अकाउंट के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको समझा दिया है। आप मेरे सारे लेक्चर, आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो आप उसको दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। और पिछले सारे लेक्चर जो भी मैंने आपसे लिए हैं, वो सारे लेक्चर्स का आप लोग रिविजन करते रहिए, क्योंकि ये जो कोर्स वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, ये कोर्स वीडियो आपके पास पूरा 1 साल तक रहने वाला है। करेक्ट है? और 1 साल में किसी भी चैप्टर का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ नहीं आया या आप भूल गए, तो आप उसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो। यही इस कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। करेक्ट है? ओके। तो आओ हम लोग यहां पर देखें कि ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और बैलेंस शीट हो गया। तो यहां पर फाइनल अकाउंट के जो सबसे मेन पार्ट थे वो हमने यहां पर कवर कर लिए। यस, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जैसे कि हम लोग यहां पर सीख रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, तो अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमें एक और अकाउंट यहां पर प्रिपेयर करना होता है, और उस एक और एडिशनल अकाउंट जो हमको 12th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर करना होगा अंडर द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो अकाउंट का नाम मैंने आपको पहले बताया था, और उस अकाउंट का नाम यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट मैं आपको समझा दूं। ये पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है,
इस अकाउंट का जो भी फॉर्मेट होगा, इस अकाउंट की जो भी डिटेलिंग होगी, वो डिटेलिंग आपको और भी क्लियर और भी अच्छे तरीके से आपको मैं जब भी इसके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा तो ये चीज आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगी। करेक्ट है ना? तो फिलहाल मैं पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में मेरा जो आपको लेक्चर बताया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि दैट कैपिटल के दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, आपको याद होगा, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, करेक्ट है, और इसका मतलब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, करेक्ट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट जब आप बना रहे हो, मतलब आप फिक्स कैपिटल मेथड पे हो, और वहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस यहां पर होंगे वो सब हमके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। कैपिटल अकाउंट की अमाउंट को फिक्स ओपनिंग में भी और फिक्स क्लोजिंग में भी रखनी होती है। इसके बाद आपका पार्टनर्स का जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, उस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ क्या बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और जो सारे ट्रांजैक्शन यहां पर पार्टनर्स और फर्म के बीच में होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने होते हैं। क्या हुआ, बात समझ में नहीं आई? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको एक बोर्ड में समझाता हूं अच्छी तरीके से, आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो फिलहाल हमने ट्रेडिंग कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट कर लिया, और बैलेंस शीट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट का डिटेल देता हूं। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एडजस्टमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियोस या जो भी चैप्टर आप लोगों को यहां पर कोर्स में मिले हुए हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन कीजिए। उसके टेक्स्ट बुक को आप रेगुलर बेसिस पे रीड कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर रिलेटेड है, उसके कोई भी डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे उसे पूछिए। जो भी डाउट है उसको क्लियर करके रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। डाउट्स को अगर आप कलेक्ट करते जाओगे तो आगे जाकर के आपके लिए बड़ा बर्डन बन सकता है। तो अब आप पे डिपेंड है कि आपको बर्डन बनाना है या नहीं बनाना है, वो आप डिसाइड करो। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ। आपके कोई भी डाउट को मैं यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि दैट यहां पर दो बातें आपको समझनी है कि जैसे कैपिटल मेथड मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन मैं आपको देता हूं कि कैपिटल मेथड में आपको यहां पर क्या समझना है। तो कैपिटल मेथड में पहला मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों को सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा कैपिटल अकाउंट, फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रहे कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड की बात आती है तो ही हम लोग को ये दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। यस, यहाँ पर समझो अगर दो पार्टनर आपके हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड, और जैसे पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम होगा उसी तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट का कॉलम भी प्रिपेयर किया जाएगा। यस, तो यहाँ पर भी पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, और समझो आपका ये जो अकाउंट है ये आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल, और ये आपका जो अकाउंट है वो है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक से। अगेन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, करेक्ट है। पहले फिक्स कैपिटल मेथड क्या, उसको वापस एक बार समझ लीजिए। फिक्स्ड कैपिटल, जरा ध्यान से सुनिए, फिक्स्ड कैपिटल इस वर्ड से आपको क्या समझ रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है, करेक्ट है, इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, करेक्ट है, उसको आपको चेंज नहीं करना है, करेक्ट है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्टिंग से था उसको एंड तक आपको फिक्स ही रखना है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड में अगर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो वहां पर कोई भी ट्रांजैक्शंस आपको एंटर्ड नहीं करना है। पार्टनर और फर्म के बीच का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे पार्टनर ने फर्म को जो भी दिया या फर्म ने जो भी पार्टनर को दिया, अभी फर्म पार्टनर को क्या देगा, तो फर्म पार्टनर को प्रॉफिट देगा, फर्म पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा,
पार्टनर फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, करेक्ट है ना। तो यहां पर जो भी लेन देन फर्म और पार्टनर के बीच में हुआ है वो सारा ट्रांजैक्शन फिक्स कैपिटल मेथड में हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। याद रखना कि फिक्स कैपिटल मेथड में जब आप पार्टनर्स कैपिटल भी बना रहे हो और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना रहे हो तो फर्म और पार्टनर के बीच के सारे ट्रांजैक्शन, सारा लेन देन जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना होगा। पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम बहुत छोटा बनेगा लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का कॉलम आपको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ही आपको सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होगा वो सब आपको वहीं पर रिकॉर्ड करना होगा, करेक्ट है। फिलहाल उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो भी डिटेल होगा वो जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझाया जा सकता है, करेक्ट है। ओके, फिलहाल आप इतना समझिए कि हमको कैपिटल और करंट अकाउंट कब बनाना पड़ेगा और हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट कब बनाना होगा उसके बारे में आप समझ के रखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब कि हमको फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें यहां पर एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना होता है क्योंकि यहां पर अगर कैपिटल आपका फ्लक्चुएट हो गया, यहां पर आपका कैपिटल ओपनिंग से क्लोजिंग में अगर चेंज हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग। मतलब यहां पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो यहां पे डिफरेंट होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस विल रिमेन सेम, करेक्ट है, या उसमें किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। जो भी ट्रांजैक्शन इसमें करोगे सब किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आप जो भी फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है वो सारा ट्रांजैक्शन आपको कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज अ सिंगल अकाउंट। अगर आप सिर्फ एक ही अकाउंट यहां पर प्रिपेयर आपको करना है तो इस एक ही अकाउंट में आपको फर्म और पार्टनर के बीच के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट मेरे बच्चों आप इस छोटी सी बात को ध्यान में रखो कि आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में आप जब ट्रायल बैलेंस को देखोगे, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेगा, करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस जब आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको देखना होगा कि वहां पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में से क्या आया है या फिर दोनों आया है क्या, करेक्ट है। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में या तो सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा, अगर आपको पूरे प्रॉब्लम में सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट ही दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में यू आर ओनली गिवन विद द कैपिटल अकाउंट्स ओनली, so in that case you need to prepare only one account that is called as a partners capital account, correct है। तो आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब प्रिपेयर करना है, जब भी क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का कोई बैलेंस आपको दिया गया नहीं है। ये एक बात मेरे ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात याद रखिए कि अगर समझो ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल अकाउंट के साथ में करंट अकाउंट भी दिया है तो ये वाले केसेस में आपको दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर करोगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है। कब प्रिपेयर करना है, जब आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा, करेक्ट है यहां तक। और जब भी आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो पार्टनर और फर्म के बीच का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारा ट्रांजैक्शन आपको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा, करेक्ट है। और जब आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो फर्म और पार्टनर के बीच का सारा ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सी बात है। अगर करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे फर्म और पार्टनर के बीच के ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर आप सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्म और पार्टनर के बीच के सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में ही रिकॉर्ड करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर समझना है। अभी पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या आता है वो मैं आपको बहुत ही बेटर तरीके से जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, करेक्ट है यहां तक। तो अभी तक जो मैं बता रहा हूं उतनी बात आप ध्यान में रखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एडजस्टमेंट।
ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम लोग सारे एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं, करेक्ट है। और एडजस्टमेंट को डिस्कस करने के बाद में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के सारे आइटम डिटेल में समझाऊंगा, करेक्ट है। और इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये करेंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग, ये तो बात समझ में आपको आ गई है ठीक से? यस, आप अगर इसको लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो याद में रखिए कि आपको कब कैपिटल और करंट बनाना है और कब आपको सिर्फ कैपिटल बनाना है। प्रॉब्लम में देखने का, क्वेश्चन को पूछो, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपको कैपिटल सिर्फ कब बनाना है और क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपको कैपिटल और करंट ये दोनों कब बनाने हैं, करेक्ट है ना। तो ये बात आप यहां पर समझ के रखिए, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको आ रहा है प्रॉपर तरीके से? यस, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके आंसर्स को, मैं आपके डाउट्स के लिए वेट कर रहा हूं कि कोई भी डाउट अगर आपका है तो उसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कसिंग अबाउट एडजस्टमेंट। अभी हम लोग एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज हैव अ कंसंट्रेशन। बच्चों एडजस्टमेंट को चालू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, पहले उसको आप समझ लीजिएगा, जिससे कि एडजस्टमेंट का और भी क्लियर और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, करेक्ट है, ध्यान दीजिए यहां पर। तो बच्चों आपको जो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझो जो भी क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछा जाए, जो भी क्वेश्चंस आपको फाइनल अकाउंट में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। आपको ना ऐसे ट्रायल बैलेंस दिया होगा, यस, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, यस, ठीक है। अमाउंट रुपीज में लिखना है, यस यस यस, अमाउंट रुपीज में, हाँ स्टार्ट किए हम लोग ने अभी, ध्यान दीजिए ठीक से, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस है। अब ये आपको ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है, इस डेबिट में सारे डेबिट बैलेंसेस होंगे, ऑफ कोर्स जितने भी डेबिट बैलेंसेस वाले आइटम हैं वो डेबिट साइड में होंगे, और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस वाले आइटम है वो सब क्रेडिट साइड में रहेंगे, करेक्ट है ना। सो डेबिट साइड में सारे डेबिट बैलेंसेस के आइटम रहेंगे, क्रेडिट साइड में सारे क्रेडिट बैलेंसेस के आइटम रहेंगे। इसको ध्यान से सुनो, इसको प्रॉपरली समझ जाओ, फाइनल अकाउंट आपकी जेब से और नजदीक आ जाएगा, करेक्ट है। चलो डेबिट बैलेंस में क्या दिया होगा, डेबिट साइड में क्या दिया होगा, तो डेबिट साइड में आपको ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दिए होंगे, तो ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस प्लस ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको सिर्फ ये दो चीजें मिलेंगी, क्या मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, करेक्ट है। क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर द हमारा जो अकाउंट का रूल है, वो रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, करेक्ट है। और जब हम असेट की बात कर रहे हैं तो असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ये बात मैंने आपको कल समझाई थी, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, करेक्ट है ना। तो यहां पर एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और जब हम असेट की बात करेंगे तो असेट ऑलवेज शोज व्हाट, डेबिट बैलेंस, एंड इफ इट इज शोज डेबिट बैलेंस तो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन व्हाट, डेबिट साइड। अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करोगे और आपके सामने क्वेश्चन का सबसे पहला फॉर्मेट जो ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में होगा, उसके डेबिट साइड में जब आप देखोगे ना, तो डेबिट साइड में आपको हमेशा यही दो चीजें दिखेंगी, आपको यहां पर सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे और आपको यहां पर सारे असेट्स दिखेंगे, करेक्ट है, ओके। जब डेबिट साइड में आपको एक्सपेंसेस और असेट्स दिख रहे हैं तो जरा दिमाग लगाओ, जरा सोचकर बताओ, जरा इमेजिन करो कि क्रेडिट साइड में आपको क्या नजर आएंगे, ओके। तो यहां पर क्रेडिट साइड में आपको नजर आएंगे ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, ओके।
उसी के साथ साथ आपको नजर आएंगे ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। करेक्ट है बच्चों लोग? तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, इससे आपको फाइनल अकाउंट और भी क्लैरिटी मिलेगी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम सिर्फ इन दो चीजों की सर्च करेंगे और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हम ये दो चीजों को सर्च करेंगे। करेक्ट है ना? तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा आपको ऑल टाइप्स ऑफ इनकम और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। करेक्ट है यहां तक बच्चों? जब मैं ऐसा कहता हूं कि दैट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जब मैं ऑल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं तो मैं कौन से एक्सपेंसेस को यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं? यस, यू आर करेक्ट। तो ऑल एक्सपेंसेस में आई एम कंसिडरिंग हियर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। वन इज नोन एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वन इज नोन एज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट है? और जब हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑल इनकम में कौन सी दो टाइप की इनकम को इंक्लूड करेंगे? तो एक तो हम इंक्लूड करेंगे हमारे बिजनेस की ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट इनकम। वैसे डायरेक्ट इनकम में एक ही फॉर्म आता है, एक ही टाइप आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्स। और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट इनकम। करेक्ट है? तो ऑल एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या आ गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल इनकम में क्या आ गई? डायरेक्ट इनकम आ गई और क्या आ गई? इनडायरेक्ट इनकम। करेक्ट है? अब आप बताइए कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ट्रांसफर कहां पे करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा प्रिपेयर किया है, तो ऑल एक्सपेंसेस में दो टाइप के एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए और क्या हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसी तरह ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जरा इस वर्ड को समझिएगा, टीडी का मतलब हुआ ट्रेडिंग का डेबिट साइड और पीडी का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। उसी तरह से जब हम इनकम की बात करेंगे तो डायरेक्ट इनकम कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स के फॉर्म में। और इनडायरेक्ट इनकम कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि ट्रेडिंग का डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड आपको डेबिट बैलेंसेस से ही मिलेगा। करेक्ट है? और उसी तरह से डायरेक्ट ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड आपको क्रेडिट साइड से मिलेगा। इज दैट क्लियर? और जितने भी टाइप्स के असेट्स आपको दिखेंगे, दैट ऑल टाइप्स ऑफ असेट ट्रांसफर टू द लाइबिलिटी, ट्रांसफर टू द असेट साइड। बैलेंस शीट के कहां पर जाएंगे? असेट साइड। और बिजनेस की जितनी भी टाइप्स की लाइबिलिटियां है वो सब बैलेंस शीट के कहां पर जाएगी? लाइबिलिटी साइड। क्या बात है! तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि ट्रायल बैलेंस को आप किस तरह से शिफ्ट करोगे, ट्रायल बैलेंस को आप किस तरह से क्लासिफाई करोगे। करेक्ट है? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस में दो टाइप के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या होते हैं? ऑल असेट्स। ऑल असेट्स की जगह कहां पर है? बैलेंस शीट की असेट साइड। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया ऑलरेडी। ऑल इनकम की बात करें तो डायरेक्ट इनकम कहां पर जाएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। और इनडायरेक्ट इनकम कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसी तरह से जब हम लाइबिलिटी की बात करेंगे तो लाइबिलिटी कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। करेक्ट है? तो ये जो मैंने आपको सिखाया ना, इसको कहते हैं पोस्टिंग करना। क्या करना? पोस्टिंग करना। बच्चों इसको पोस्टिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या किया? ट्रायल बैलेंस के ऑल डेबिट और क्रेडिट आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में आपने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। करेक्ट है? आप देख सकते हो ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट और असेट साइड और क्या? लाइबिलिटी साइड। तो इस तरह से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस यहां पर क्लासिफाई हो गया विद इन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या? बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर एवरीवन? पूरी तरह आपको समझ में आ रहा है? ठीक से समझ में आपको आ रहा है? यस, ठीक है। अब ये ट्रायल बैलेंस आपका क्वेश्चन के फॉर्म में पहले आपको ट्रायल बैलेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस आपका यहां पर आकर के उसकी जो दोनों साइड होगी, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, ये दोनों की अमाउंट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो अभी हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अब उसको हम यहां पर समझेंगे एक एक करके। ठीक है? तो व्हाट वी मीन बाय एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात,
एडजस्टमेंट क्यों और क्या, पहले उसको आप समझिए ठीक से। तो अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हमने वो सारे आइटम्स को पूरी तरह से यहां पर कवर कर लिया है। जो भी साल भर आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को आपने ट्रायल बैलेंस में कवर कर लिया है। बट स्टूडेंट्स, ऐसा कभी कभी होता है कि दैट आपका साल तो खत्म हो रहा है 31 मार्च को, योर ईयर इज एंडिंग एट 31 मार्च, ओके, बट समटाइम many companies or many organization are preparing their trial balance in advance, okay? तो 31 मार्च को साल खत्म होने वाला है और हो सकता है कि उन्होंने 25 मार्च तक अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाकर खत्म कर दिया। सो दे हैव प्रिपेयर्ड देयर ट्रायल बैलेंस बिफोर 25 मार्च ओनली, ओके। तो 25 मार्च तक उनका पूरी तरह से ट्रायल बैलेंस बनकर रेडी है, करेक्ट है। अब क्या हुआ कि 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो ट्रांजैक्शंस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है, या हम इन शॉर्ट अगर कहें तो जो जो ट्रांजैक्शंस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हो सके बिकॉज ऑफ सम टाइम गैप, या हो सकता है कि ट्रांजैक्शन हुए बाद में और ट्रायल बैलेंस आपका बना पहले, करेक्ट है। तो ऐसे टाइम गैप की वजह से अगर जो ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड नहीं हो सके उन सभी ट्रांजैक्शंस को भी आपको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शन आपके 31 मार्च के पहले हुए हैं, करेक्ट है। आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो 25 मार्च तक आपने बनकर तैयार कर दिया। आपने 25 मार्च को पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को एक दूसरे से इक्वलाइज कर दिया, लेकिन 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो ट्रांजैक्शंस आपके ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है। तो उस एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उस एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन की नोट बनाने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, ओके। तो एडजस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग आप ध्यान में रखिए कि जो भी ट्रांजैक्शन यहां पर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं हुए हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस आपको एडजस्टमेंट के फॉर्म में यहां पर मिलेंगे और उन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको यहां पर अकाउंटिंग इफेक्ट देना होगा, करेक्ट है। तो अकाउंटिंग इफेक्ट किस प्रकार का होगा उसको आप समझिए। अब जैसे कि आपको यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है और ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है, इस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम्स यहां पर होंगे उन सबका आपको पोस्टिंग करना है। और पोस्टिंग कहां पर करना है मैंने आपको वो बात क्लियर यहां पर बता दी है कि दैट आपको इस तरीके से यहां सभी जगह पर आपको पोस्टिंग करनी है, करेक्ट है, ओके। अब यहां पर आपको समझना है कि पोस्टिंग करते समय ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स की जब आप पोस्टिंग करते हो तो उसको पोस्टिंग करते समय आपको उसका एक ही इफेक्ट देना है। हाँ बच्चों, इस बात को समझ लीजिए ठीक से कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम होंगे ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड, वो सारे आइटम्स का आपको यहां पर फाइनल अकाउंट में एक ही इफेक्ट देना है, मतलब उसकी आपको एक ही जगह पर एंट्री करनी है। लेकिन जो एडजस्टमेंट के अंदर ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं उन सभी एडजस्टमेंट के अंदर आने वाले ट्रांजैक्शंस का आपको मिनिमम 2 इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा। 2 इफेक्ट दिए बिना कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा, ओके। तो आपको दिमाग में रखने वाली बात, समझने वाली बात यही है कि दैट ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का यहां पर कितना इफेक्ट होगा, एक ही होगा, करेक्ट है। और एडजस्टमेंट के यहां पर आपको हमेशा 2 इफेक्ट देने हैं, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो डेबिट बैलेंस को अफेक्ट करेगा और जो सेकंड इफेक्ट होगा वो क्रेडिट बैलेंस को अफेक्ट करेगा, करेक्ट है। क्यों सर ऐसा क्यों, इतना बड़ा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो यहां पर किसी भेदभाव की बात नहीं है बच्चों। ट्रायल बैलेंस जो है उसमें वो सारे आइटम आपने कंसीडर कर लिए हैं जिनकी मदद से आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड क्या हो चुका है, पूरी तरह से टैली हो चुका है। दोनों की अमाउंट यहां पर इक्वलाइज आ चुकी है, करेक्ट है। लेकिन जो एडजस्टमेंट है उनका अगर आपने इफेक्ट सिर्फ अगर डेबिट में दिया तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, उसका इफेक्ट अगर आपने सिर्फ क्रेडिट में दिया तो बैलेंस डेबिट में आएगा। तो इससे बेटर है
कि जिस अमाउंट का इफेक्ट आप डेबिट में दोगे उसी अमाउंट का इफेक्ट आपको क्रेडिट में भी देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब आप सेम अमाउंट का इफेक्ट डेबिट साइड में भी दोगे, क्रेडिट साइड में दोगे, तब जाके यहां पर दोनों साइड में अमाउंट क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यहां से एक बात आप समझ लीजिए कि दैट एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव अ टू इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट का हमेशा कितना इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा। और ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स का कितना इफेक्ट होगा, ओनली वन इफेक्ट होगा। करेक्ट है? ओके चलो सर जी, आपने ये बात तो समझा दी कि दैट एडजस्टमेंट का हमको दो इफेक्ट देना ही है। याद रखना, अगर आपने दो इफेक्ट नहीं दिए, एक ही इफेक्ट लगाया, तो आपका यहां पर बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगा और आपका फाइनल अकाउंट यहां पर रॉन्ग हो जाएगा और आपको यहां पर रॉन्ग होने के मार्क्स कटेंगे। करेक्ट है? तो आप अगर चाहते हो कि आपको फुल मार्क्स मिले, आपका फाइनल अकाउंट पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व हो, तो उसके लिए ये छोटी सी बात, ये छोटा सा प्रिंसिपल आप याद रखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के आइटम का आपको एक ही इफेक्ट देना है और एडजस्टमेंट के हर एक आइटम के आपको दो दो इफेक्ट देना है बच्चों, दो दो इफेक्ट, मिनिमम दो दो इफेक्ट आपको देना ही देना है। ठीक है? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस, ठीक है। चलो अभी हम समझते हैं कि दैट एडजस्टमेंट में कौन कौन से टाइप के एडजस्टमेंट आते हैं, उनको आप समझ लीजिए अभी ठीक से। तो आपको मैंने फॉर्मेट तो बता दिया कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक आपको आएगा ट्रायल बैलेंस, जिसकी दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और उसके नीचे क्या आएंगे, एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स आपको कितने आ सकते हैं, तो एडजस्टमेंट्स आपको 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, लेकिन 7 से 8 के अराउंड ही एडजस्टमेंट आपको आते हैं। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि फाइनल अकाउंट के हर प्रॉब्लम में आपको मैक्सिमम 7 से 8 एडजस्टमेंट आपको पूछे जाते हैं, नॉट मोर देन दैट। और आपको करना क्या है, हर एक एडजस्टमेंट का दो दो इफेक्ट आपको देते जाना है, और जैसे आप दो दो इफेक्ट देते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट एट दी एंड में जाकर के क्या होगा, टैली होगा। करेक्ट है? ओके चलो यहां तक तो मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियर तरीके से। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन से कॉमन एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं। करेक्ट है? तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि दैट एडजस्टमेंट यहां पर कौन से कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपको बार बार यहां पर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, रिपीटेडली आपको पूछे जाएंगे, और ऐसा कोई सम नहीं होगा जहां पर वो कॉमन एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। तो कॉमन एडजस्टमेंट्स कौन से हैं, आप जरा उन पे प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कुछ कॉमन एडजस्टमेंट की। व्हाट आर दी कॉमन एडजस्टमेंट विच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द फाइनल अकाउंट। करेक्ट है? सो कॉमन एडजस्टमेंट भी सीखेंगे और कॉमन एडजस्टमेंट के हम लोग यहां पर इफेक्ट भी समझेंगे कि कैसे इफेक्ट दिया जाएगा कॉमन एडजस्टमेंट का। करेक्ट है? तो बात को ठीक से समझिएगा बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई भी डाउट आपको आता है, तो मैं आपको बार बार वही चीज कहता हूं कि दैट यू नीड टू आस्क इट, आपको हमेशा पूछना है। ठीक है? ओके तो ये आपका मैंने लिख दिया यहां पर एडजस्टमेंट का कॉलम बनाया है। दिस इज द कॉलम ऑफ एडजस्टमेंट, जहां पर मैं वो कॉमन एडजस्टमेंट आपको लिखकर बताऊंगा, और उस कॉमन एडजस्टमेंट का यहां पर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट इफेक्ट क्या है, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा सेकंड इफेक्ट क्या है। हाँ बच्चों, मैं आपको सारे एडजस्टमेंट यहां पर नहीं बताऊंगा। जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे नए नए एडजस्टमेंट होंगे, वो मैं आपको समझाते जाऊंगा। करेक्ट है? तो अभी मैं आपको वो सारे एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कॉमनली आपको क्वेश्चन में दोबारा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में 7 एडजस्टमेंट अगर पूछे जा रहे हैं टोटल, करेक्ट है, तो 7 में से कम 4 एडजस्टमेंट मेरे किस कैटेगरी में से होंगे, कॉमन एडजस्टमेंट में से होंगे। करेक्ट है? तो 7 एडजस्टमेंट में से 4 एडजस्टमेंट क्या होगा, कॉमन एडजस्टमेंट होगा। करेक्ट है? और जो 3 एडजस्टमेंट यहां पर रह जाएंगे, वो 3 एडजस्टमेंट यहां पर शफल हो सकते हैं, वो 3 एडजस्टमेंट यहां पर चेंज हो सकते हैं। करेक्ट है ना? तो वो 3 एडजस्टमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। और जो 4 कॉमनली आस्क एडजस्टमेंट होंगे, जो हर क्वेश्चन में आपको 4-3 एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, वो कौन से एडजस्टमेंट है हम उसकी पहले बात यहां पर कर लेते हैं, जिससे कि आपको एडजस्टमेंट को समझने में बहुत
आसानी हो जाएगी। करेक्ट है? तो 7 में से 4 तो एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके, और जो बचे हुए 3 एडजस्टमेंट है वो आप जैसे जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे आपको वो एडजस्टमेंट भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। करेक्ट है? यस। तो आओ हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर दी कॉमन एडजस्टमेंट, वो कौन से कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपको फाइनल अकाउंट में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और एकदम कंपलसरी एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। इसको ध्यान से समझिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं 50,000। करेक्ट है? अमाउंट इज नॉट फिक्स, अमाउंट हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी। तो पहला एडजस्टमेंट आपका यहां पर है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 50,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000 है। करेक्ट है? अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 50,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होगा? करेक्ट है? अगर आप थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान दें, आप अगर मैंने इसके पहले जो लेक्चर्स आपके लिए हैं अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां कहां पर नजर आया था उसके बारे में सोचिए। ओके? तो सबसे पहले आप याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का सबसे लास्ट आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का सबसे लास्ट आइटम अगर आप देखोगे तो वो क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था, जिसके अंदर हमने बचे हुए मटेरियल या जो अनसोल्ड गुड्स थे उनको हमने वहां पर बचा कर रखा था। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट है? तो क्लोजिंग स्टॉक नाम का सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको कहां पर करना है? तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट कहां पर देना है? तो आपको इफेक्ट देना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके? सो यहां पर हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट आपको देना है ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसका फर्स्ट इफेक्ट दोगे। बात को एकदम सिंपली समझ लीजिए। और ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये सभी लोगों को कम से कम 1 मार्क्स तो पक्का मिलेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन में पूछता है। सिर्फ उसकी अमाउंट यहां पर अलग होगी, बाकी का एडजस्टमेंट ऐसे ही करना है आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक ऑफ मटेरियल और ऐसा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जिसकी वैल्यू 50,000 है और वो ऐसा स्टॉक है जिसको हमने इस साल यूज ही नहीं किया। तो अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो उसको पहले कहां पर शो करना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और उसका दूसरा इफेक्ट हम लोग कहां पर देंगे? असेट साइड में। ओके? तो असेट साइड में उसका सेकंड इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि ये वो स्टॉक है जो इस साल आपने यूज नहीं किया। तो मतलब इस स्टॉक का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अगले साल मिलेगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो बेनिफिटेड आपको नेक्स्ट ईयर देगी, जिसका फायदा आपको अगले साल मिलेगा, या जो आपको आगे जाकर के कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी, वो चीज आपकी क्या बनेगी? असेट बनेगी। करेक्ट है? तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। इज दैट क्लियर और नॉट? यस, वेरी गुड। सो ये आपका हुआ फर्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी कॉमन एडजस्टमेंट विच विल बी आस्क्ड इन एवरी टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट। आपको 11th स्टैंडर्ड में भी अगर याद आ रहा होगा तो वहां पर भी फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक ही था, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली। करेक्ट है? ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट जो कॉमन एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट क्या? तो सेकेंड एडजस्टमेंट आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस बच्चों, ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? तो रेंट आ सकता है, सैलरी आ सकती है, वेजेस आ सकता है, एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो ये जो आपके सामने एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सब आपके बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस है जो आपको हर महीने पे करने होते हैं। लेकिन अगर समझो कोई इसमें से ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो गया है, मतलब जो एक्सपेंसेस आपने पेड ही नहीं किया, पिछले 5 महीने का रेंट आपने नहीं दिया,
पिछले 2 महीने की सैलरी आपने नहीं दी, लेकिन पिछले 3 महीने का आपने वेजेस भी नहीं पेड किया, मतलब ये सारा एक्सपेंसेस आपका अनपेड है, ये सारे खर्चे आपके पेड करने बाकी है। करेक्ट है? तो जब ये सारे खर्चे आपके पेड करने बाकी है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये सब इस साल के खर्चे हैं या नहीं। देखो, आपने पेड नहीं किया ये बात अलग है, लेकिन मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो 6 महीने का रेंट आपने नहीं दिया, जो 2 महीने की सैलरी आपने नहीं दी, जो 3 महीने का वेजेस आपने अभी तक पेड नहीं किया, क्या वो इस साल का खर्चा है या नहीं। ऑफ कोर्स खर्चा है, भले आपने उसको पेड नहीं किया, लेकिन वो इस साल का ही खर्चा है। एक बात मेरी आप दिमाग में रख लीजिएगा कि अकाउंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई खर्चा पेड किया या पेड नहीं किया, क्योंकि अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जो किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है पेड और अक्रूवल बेसिस। मतलब आपने अगर पेड किया है तो भी रिकॉर्ड होगा, और आपने पेड नहीं किया लेकिन अगर वो अक्रू हो चुका है, मतलब उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, आपने भले पेड नहीं किया लेकिन फिर भी उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, भले आपने पेड किया या पेड नहीं किया। तो यहां पर रेंट, वेजेस, सैलरी जो है वो आपकी डेट आ चुकी है, उसका ड्यू डेट आ चुका है, लेकिन आपने अभी तक पेड नहीं किया, फिर भी वो इस साल का आपका क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। करेक्ट है यहां तक? तो सर इसका क्या किया जाए? सिंपल सी बात है, अगर ये इस साल का खर्चा है तो उसको खर्चे में तो ऐड करना ही पड़ेगा, भले आपके पास से कैश नहीं गया, आपने उसको पेड नहीं किया। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड टू एक्सपेंसेस। नाउ ऐड टू एक्सपेंसेस का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट नाम के एक्सपेंसेस में वो क्या होगा, ऐड होगा। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो बच्चों सैलरी में ऐड करोगे, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो उसको वेजेस में क्या करोगे, ऐड करोगे। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आउटस्टैंडिंग का सबसे पहला इफेक्ट आएगा कि जो खर्चा आउटस्टैंडिंग है, जो खर्चे आपके पेड करने बाकी है, जो खर्चे आपके अनपेड है, उसको पहले उसी खर्चे में क्या करोगे, आप ऐड करोगे। करेक्ट है? और ऐड करने के बाद, ऐड क्यों किया आपने, कोई पूछे कि भाई क्यों आपने ऐड किया, तो आपको बताना है कि वो इस साल का खर्चा है। आपने भले उसको नहीं पेड किया लेकिन वो इस साल का खर्चा है, इसलिए आपने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। करेक्ट है? दूसरी चीज, ये खर्चा तो इस साल का है लेकिन ये खर्चा अभी तक पेड करना बाकी है। यस, आपने सही कहा, ये खर्चा पेड करना बाकी है बच्चों। अगर ये खर्चा पेड करना बाकी है मतलब ये आपकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी। यस यस यस, आपकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि ये खर्चा पेड करना बाकी है, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो पेड करना बाकी होता है, जो अनपेड होता है, वो आपके बिजनेस की क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। करेक्ट है यहां तक? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आप प्रॉपर तरीके से याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चाहे किसी भी एक्सपेंसेस का आ जाए, जिस एक्सपेंसेस की आउटस्टैंडिंग आएगी उसी एक्सपेंसेस में उसको ऐड करेंगे, और चूंकि ये पेड करना बाकी है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां पर दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। करेक्ट है यहां तक? ओके सर, ठीक है। आपने 2 एडजस्टमेंट तो बहुत बढ़िया समझाया। अभी थर्ड एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। व्हाट इज द थर्ड कॉमन एडजस्टमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर? That is called as a prepaid expenses. Now prepaid expenses को आप समझिए कि prepaid expenses क्या है। ये आउटस्टैंडिंग का अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो एक्सपेंसेस पेड करना बाकी है। करेक्ट है? और प्रीपेड का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पेड कर दिए, जो खर्चे आपने समय आने के पहले ही दे दिया। आउटस्टैंडिंग समय आने के बाद भी आप नहीं दिया। करेक्ट है? लेकिन प्रीपेड मतलब समय के पहले ही आपने पेड कर दिया। आपने अगले 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ पेड कर दिया, आपने अगले 6 महीने का रेंट एक साथ पेड कर दिया, आपने अगले 10 महीने की सैलरी एक साथ पेड कर दी। मतलब कोई भी खर्चा अगर आपने प्रीपेड कर दिया, आपने उसको एडवांस में दे दिया, तो उसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसमें क्या क्या आ सकता है? तो उसमें ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछता है इंश्योरेंस, करेक्ट है, या फिर समझो वेजेस,
या ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस आपको यहां पर पूछ सकता है जो प्रीपेड है, जो आपने एडवांस में पेड कर दिया है। करेक्ट है? यस, इसमें रेंट भी आ सकता है क्योंकि वो भी दोबारा बार पूछा गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्या करना चाहिए, अभी आप बताइए। पहला प्रश्न ये है, आउटस्टैंडिंग के समय मैंने क्या पूछा था कि क्या वो इस साल के खर्चे हैं, तो आपने कहा था सर हाँ, आपने भले पेड नहीं किए होंगे लेकिन वो इस साल के खर्चे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि वो इस साल के खर्चे हैं, लेकिन इनका क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने अगले 3 से 4 महीने का खर्चा अभी पेड कर दिया। करेक्ट है? तो क्या वो खर्चे आपके इस साल के हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अगले 6 महीने का था और वो आपने अभी पेड कर दिया। वो अगले 3 महीने का था, वो आपने अभी पेड कर दिया। तो अभी पेड कर दिया, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले पीरियड का खर्चा है, वो अगले 6 महीने का है, वो अगले 3 महीने का है, वो अगले 8 महीने का है, लेकिन उसको आपने अभी पेड कर दिया। तो जो खर्चे आपने अभी पेड कर दिए वो आपके क्या बनेंगे? प्रीपेड। तो बताओ, अगर वो इस साल के खर्चे नहीं है, आपने उसे एडवांस में दे दिया, वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आप बोलोगे सर लेस कर दो, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड किए होंगे, जो भी एक्सपेंसेस आपने एक्स्ट्रा दे दिए होंगे, वो इस साल का खर्चा नहीं है, आप उसमें से लेस कर दो। करेक्ट है? ओके, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट क्या होगा? एक्सपेंसेस में से लेस करो। कौन से एक्सपेंसेस में से? जो भी एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड किया होगा, जो भी एक्सपेंसेस आपने एडवांस में दिया होगा, उसमें से उतना खर्चा निकाल लो, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। करेक्ट है? ठीक है। तो सर चलो इस साल का खर्चा नहीं है, मान लिया, लेकिन वो अगले पीरियड के लिए आपको बेनिफिटेड है या नहीं? क्या उसका फायदा आपको आगे के पीरियड होगा? 100% होगा। अगर मैंने अगले 6 महीने का भाड़ा एडवांस में दिया है, या मैंने अगले 6 महीने का इंश्योरेंस अगर एक्स्ट्रा पेड कर दिया है, तो मुझे बेनिफिट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। मुझे उसका बेनिफिट कब होगा? अगले 6 महीने होगा, मतलब अगले साल होगा। तो जो भी चीज आपको अगले साल बेनिफिट देने वाली है, ऐसे बेनिफिट मिलने वाली चीजों को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? असेट कहेंगे। तो उसको सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? असेट साइड में जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को पहले एक्सपेंसेस से क्या करना है? लेस करना है। कोई रीजन पूछे तो क्या बताना है? कि भाई वो इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए क्या कर दिया? लेस कर दिया। और आपने उसे एडवांस में पेड कर दिया है, इसलिए वो आपका क्या बनेगा? असेट। जो पेड करना बाकी था वो क्या है? लायबिलिटी। और जो आपने एडवांस में पेड कर दिया वो आपके बिजनेस का क्या बनेगा? असेट। करेक्ट है? तो ये आपका थर्ड कॉमन एडजस्टमेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा है सही तरीके से? यस, ये सारे कॉमन एडजस्टमेंट आप अगर फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम को ओपन करके देखोगे ना, तो आपको ये सारे कॉमन एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में मिलेंगे। भले वो 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, लेकिन मिलेंगे आपको जरूर। इसलिए मैं पहले आपको कॉमन एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, जिससे कि रेगुलर एडजस्टमेंट्स का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट आता है डेप्रिसिएशन। यस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। साथ साथ में आप लिखते भी हैं, मैं इस बात की अपेक्षा कर रहा हूं आपसे कि आपको इसे लिखना भी है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। अभी फिक्स असेट का मतलब आपको पता होगा, जो असेट हमारे बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, या जो असेट हमारे बिजनेस को लंबे समय का बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट। करेक्ट है? ये सब हमारे बिजनेस के क्या है? फिक्स असेट है, जिनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर क्या करता है? यूज करता है। करेक्ट है? ठीक है। तो फिक्स असेट जो आपका बिजनेस रेगुलरली यूज कर रहा है, अगर आप किसी असेट को रेगुलर यूज करते जाओगे तो धीरे 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 क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? डिप्रिशिएट होगी, मतलब कम 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 होती जाएगी। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल आपको पूछता हूं मैं, अभी ये जो हमारा बोर्ड है, ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इस व्हाइट बोर्ड को मैंने आज से समझो 3 साल पहले परचेस किया था। इन द कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना समझो? 10,000 में। तो अगर इस बोर्ड को मैंने 3 साल पहले 10,000 में परचेस किया था,
और आज मुझे इस बोर्ड को रिप्लेस करना है, आज मुझे इस बोर्ड को सेल करके नया बोर्ड लगाना है, तो क्या मुझे कोई इस बोर्ड का आज 10,000 रुपीज देगा, कि उससे ज्यादा देगा, कि उससे कम देगा? यस, ऑफ कोर्स मुझे कोई 10,000 नहीं देने वाला। तो मुझे यहां पर हो सकता है कि 3 साल मैंने इस बोर्ड को यूज किया और यूज करने की वजह से मुझे अब 3 साल बाद इसका मार्केट में सिर्फ कितना मिल रहा है, समझो 6,000 मिल रहा है। तो यहां पर 10,000 का मैंने 3 साल पहले खरीदा था, आज मुझे कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है। मतलब जो 4,000 यहां पर वैल्यू कम हुआ है, उसी कम हुई वैल्यू को हम लोग कहेंगे डेप्रीसिएशन, जो आपके फिक्स असेट की वैल्यू को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट। तो यहां से आपको मेरे एग्जांपल से क्या समझ में आया कि सर डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू को क्या करती है, रिड्यूस करती है। डेप्रिसिएशन से असेट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो इसमें सबसे पहला इफेक्ट आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन जब भी किसी असेट पर पूछा जाए तो आप सबसे पहले कहोगे लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट। जिस असेट पे डेप्रिसिएशन लगा है उस असेट में से पहले डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या कर दो, लेस कर दो। अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो असेट की जो भी वैल्यू होगी उसका 10% आप रिड्यूस कर दो। और डेप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेट कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, करेक्ट है। जितना आपने असेट को यूज किया होगा उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज किया जाएगा, उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी इस साल खरीदी है, लेकिन वो कब खरीदी है, समझो साल के बीच में खरीदी है। मतलब समझो आपकी मशीनरी को खरीद के अभी सिर्फ आपको 6 महीना ही हुआ, तो आपने उस मशीनरी को अगर इस साल 6 महीना यूज किया तो मतलब उस पर डेप्रिसिएशन भी कितने पीरियड का होगा, 6 मंथ का होगा। मैंने क्या बोला, जितना यूज करोगे, जितना उस असेट्स को आप वापरोगे, उतना ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। यू नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली दैट मच पीरियड विच यू हैव यूज। जिस पीरियड के लिए आपने यूज किया उसी पीरियड का डेप्री आपको चार्ज करना है और कुछ नहीं है, करेक्ट है। सो लेस फ्रॉम व्हाट, फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में से आप डेप्री क्या करोगे, पहले बच्चों लेस करोगे, करेक्ट है। चलो सर जी, फिक्स असेट से हमने आपने बोला तो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन से असेट का वैल्यू कम हो जाता है, करेक्ट है। और कम होकर के वो असेट अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपके प्रॉपर्टी का, आपके बिजनेस के असेट का वैल्यू जब कम हो रहा है तो क्या आपको फायदा हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है? ऑफ कोर्स आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू अगर हर साल 10% से अगर कम होती जा रही है तो उससे आपको फायदा हुआ या लॉस हुआ? यस, यू आर करेक्ट। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस का सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको इसे रिकॉर्ड करना होगा। तो यहां पर डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट मैंने आपको समझाए। पहले तो फिक्स असेट से आप क्या करोगे, उसे लेस करोगे, और इसके बाद में उसको आप कहां शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, करेक्ट है। सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं। एंड बाय द वे डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। सो लॉस है तो मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, करेक्ट है यहां तक? यस, आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको ये 4 अभी तक के कॉमन एडजस्टमेंट समझ में आए? यस, ठीक है। पहला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, करेक्ट है। यस, सो आपका नेक्स्ट 4th आपका हो गया कॉमन एडजस्टमेंट। यस, 4th के बाद में नेक्स्ट आपका जो कॉमन एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट। ओके, बैड डेट। अब ये बैड डेट ऑन डेटर्स, याद रहे कि बैड डेट का मतलब क्या होता है। तो बैड डेट का मतलब होता है कि अगर समझो एग्जांपल, आपने किसी कस्टमर को, आपके जो भी रेगुलर कस्टमर है उनको आप क्रेडिट पे अगर गुड्स सोल्ड कर रहे हो
तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने कस्टमर को जिसको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है उसमें से शायद कोई एक या दो कस्टमर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपके पैसे शायद न दे पाए, मतलब आप उनसे उधार पे बेचे हुए सामान के पैसों को रिकवर न कर पाओ, करेक्ट है। तो आप अगर उनसे पैसे रिकवर नहीं कर पाए, मतलब वो पैसे आपके उस साल के लिए क्या हो गए, डूब गए, मतलब आपका दिया हुआ कर्ज, आपका दिया हुआ डेब्ट क्या हो गया, बैड हो गया, मतलब डूब गया, करेक्ट है। तो पहले एडजस्टमेंट को समझिए, इफेक्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो बैड डेट ऑन डेटर्स, जिस कस्टमर को हमने भरोसे करके उधार पे सामान बेचा था उसमें से कोई एक दो कस्टमर यहां पर बेवफा हो गया, मतलब उसने यहां पर हमें पैसे नहीं दिए, करेक्ट है। तो सर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करने का, सिंपल सी बात है कि आपका डेटर्स, फॉर एग्जांपल आपका जो डेटर्स है, मतलब मैं मानता हूं कि आपको आपके डेटर्स के पास से समझो टोटल 50,000 रुपया आने वाला है। कितना, 50,000 रुपीज आपको आने वाला है फ्रॉम व्हाट, डेटर्स, आपके कस्टमर से, मतलब आपने अभी तक क्रेडिट सेल अपने कस्टमर को किया है और वहां से आपको 50,000 रुपीज आने वाली है आपके कस्टमर के पास से, आपने उनको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है। और समझो आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें से एक दो कस्टमर है, इनके कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये कस्टमर मिलने नहीं आ रहा है और ये कस्टमर हमें एरिया में कहीं दिख भी नहीं रहा है, करेक्ट है। तो ऐसे केसेस में आपको मानकर चलना होगा कि हो सकता है कि ये कस्टमर से हमें जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा हमारा बैड डेट हो जाएगा, डूब जाएगा, करेक्ट है। तो समझो आपको पता चला कि वो जो कस्टमर था उस कस्टमर के ऊपर 2,000 रुपए बाकी थे। कितने बाकी थे, 2,000, और वो कस्टमर अब आपका पैसा डुबा चुका है, मतलब उस कस्टमर ने आपको बैड डेट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, और इस तरह से आपको कस्टमर के पास से मिलने कितने वाला था, 50,000, लेकिन अब बैड डेट हो गया, आपका 2,000 अब इसमें से डूब गया, मतलब इसका मतलब हुआ कि अब आपको 2,000 नहीं मिलेगा, तो अब सिर्फ आपको कितना मिलेगा, 48,000 ही मिलेगा, करेक्ट है। तो बैड डेट की वजह से क्या हुआ, बैड डेट की वजह से डेटर की वैल्यू कम हो गई, आपको जहां पर कस्टमर से 50,000 मिलने वाला था अब आपको कस्टमर से कितना मिलेगा, 48,000 ही मिलेगा, मतलब 2,000 रुपीज का आपको यहां पर लॉस हो गया, 2,000 रुपीज का आपको यहां पर बैड डेट हो गया, करेक्ट है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या करना है, लेस कर दीजिए, कहां से, तो लेस करेंगे हम लोग इसको फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर्स के बैलेंस से हम इसको लेस कर देंगे, डेटर्स के बैलेंस से हम इसकी वैल्यू को निकाल देंगे, करेक्ट है। और निकालने के बाद जो बचेगा उसको हम यहां पर फाइनली लिख सकते हैं। अब आपने जो अमाउंट था वो डेटर से आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, मतलब आप मानकर यहां पर समझ गए कि अब आपको 2,000 मिलने वाला नहीं है। अब अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ये जो 2,000 आपको कस्टमर ने नहीं दिया, ये जो 2,000 से आपके डेटर की वैल्यू, आपके असेट की वैल्यू यहां पर कम हो गई है, तो क्या इसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ? यस, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑफ कोर्स आपको लॉस हो गया। तो लॉस का सेकेंड इफेक्ट आपको ऑलरेडी पता है कि हम लॉस का सेकेंड इफेक्ट कहां देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेन कहां पर, डेबिट साइड, ओके। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपको लॉस हो गया तो उस लॉस का इफेक्ट हम कहां पर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, करेक्ट है। तो पहला क्या करना है, डेटर में से आपको लेस करना है, क्योंकि आपके उतने अमाउंट से डेटर की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि उतने कस्टमर ने आपका पैसा डुबा दिया है और उतना ही अमाउंट अब आपका लॉस हुआ है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के आपको डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये हुआ आपका फिफ्थ कॉमन एडजस्टमेंट, जो आप इसको सही तरीके से याद रखना है, और ये यही सिर्फ आपको बार बार यहां पर रिपीटेडली पूछा जाएगा, करेक्ट है। तो आप लोग पहले यहां तक लिख लीजिए पूरा, फिर मैं इसके आगे के कुछ कॉमन एडजस्टमेंट आपके साथ और भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। यस यस, वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा ये सब, ओके।
चलो अभी हम आगे के कुछ कॉमन एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारा एटलीस्ट आज कॉमन एडजस्टमेंट डिस्कस हो जाए, फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम लोग यस ठीक है। तो एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। तो अगला कॉमन एडजस्टमेंट, अभी तक हम लोगों ने 5 कॉमन एडजस्टमेंट सीखे बच्चों, करेक्ट है। आप समझ के चलिए कि उसमें से 3 कॉमन एडजस्टमेंट तो आपको हर प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। अभी कुछ और कॉमन एडजस्टमेंट हम लोग सीख लेते हैं। इसके बाद जो एडजस्टमेंट हमारे इरेगुलर होंगे, जो हमेशा नहीं पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कॉमन एडजस्टमेंट 6 एडजस्टमेंट है, विच इज अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको कहा जाता है RDD। क्या कहा जाता है? RDD। ओके, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, जो RDD होता है, इसका अर्थ क्या होता है उसको आप समझिए पहले। यस, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या? तो डाउटफुल डेब्ट का मतलब हुआ कि अगेन हम लोग यहां पर बात किसकी करेंगे? डेटर्स की बात करेंगे। कि जो भी आपने अपने गुड्स को क्रेडिट पे अपने डेटर्स को सेल किया था, करेक्ट है, तो डेटर्स के पास से आपको जो भी अमाउंट, जैसे देखो इसी एग्जांपल को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे डेटर से आपको कितने मिलने वाले थे? 50,000। आपके कस्टमर से के पास से आपको 50,000 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि आपने उनको क्रेडिट पे गुड्स क्या किया है? सोल्ड किया है। पता चला कि कोई ऐसा कस्टमर है जो एरिया छोड़कर भाग गया, या जिसका कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा है, हमने उसको मान लिया कि समझो उसने हमारा पैसा क्या किया? डुबा दिया, कर्ज डूब गया। तो बैड डेट कितने का हुआ? 2,000। तो अब यहां पर आपको कितनी उम्मीद है मिलने की? 48,000। तो अभी आप यहां पर जप रहे हो कि अब मुझे 48,000 मिलेगा, अब मुझे 48,000 मिलेगा। तो यहां पर आपकी मुलाकात किसी एक्सपीरियंस पर्सन से होती है, और आपने अपने पिछले साल के कुछ रिकॉर्ड्स को चेक किया होगा डेटर्स के, कि डेटर्स से अभी तक हमारा इतना तो डूब चुका है, क्या और भी डूबने की संभावना है? तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पर्सन आपसे मिला, उसने कहा कि हमेशा बिजनेस में एक बेसिक सा रूल आप हमेशा याद रखो कि जो भी अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने डेटर से मिलने की, जिस अमाउंट की आपने उम्मीद लगा रखी है कि पैसा आपको मिलेगा, हमेशा याद रखो कि आपको हमेशा इस बात का प्रोविजन बनाना है। इस बात को आपको पहले ही एडवांस में सोच कर रखना है कि जो भी अमाउंट हमें कस्टमर से मिलने वाला है वो पूरा अमाउंट मिलेगा, इस बात की उम्मीद कभी नहीं करना। तो आपको यहां पर प्रोविजन बनाना होगा, मतलब आपको यहां पर पहले से बंदोबस्त करना होगा, पहले से उन बातों को मानकर चलना होगा कि यहां पर डाउटफुल डेब्ट्स हो सकता है। मतलब यहां पर जितनी उम्मीद आपको आपके डेटर से पैसे मिलने की है, 48,000 मिलने की उम्मीद आपकी है, लेकिन अब आपको यहां पर डाउट हो गया, डाउट होना चाहिए कि पूरा 48,000 आपको शायद नहीं मिले। ऐसी संभावना आपको हमेशा आपके बिजनेस में बनाकर रखनी है, सोच कर रखनी है। मिला तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो उसकी भी पूर्व तैयारी, उसके बारे में भी हमें पहले से प्रोविजन बनाकर रखना बहुत जरूरी है, सोचकर रखना बहुत जरूरी है। तो समझो एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है 5% RDD, मतलब 5% अमाउंट में मुझे डाउट है कि वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो मिल भी सकता है या वो नहीं भी मिल सकता है, करेक्ट है। तो यहां पर आप समझ के रखिए कि अगर 5% का प्रोविजन, 5% के RDD अगर आप यहां पर बना रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो 48,000 आने वाले थे उसमें से अब आपकी 5% की उम्मीद और कम हो गई, और 5% से आपने मान लिया कि आपका जो डेब्ट्स है, आपको जो आने वाले पैसे हैं, वो और 5% से क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। एक तो डूब गया, वो कंफर्म है।
यहां पर हम सिर्फ डाउट कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ संदेह कर रहे हैं, अपन सिर्फ यहां पर शंका कर रहे हैं कि शायद मेरा 5% और डूब सकता है। तो 48,000 का 5% अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें तो 2,400 आएगा, और उसको लेस करने के बाद यहां पर मिलेगा 45,600। तो अब आप अपने डेटर से इतने अमाउंट की मिलने की पूरी उम्मीद कर सकते हो। क्यों पूरी उम्मीद? क्योंकि आपका बैड डेट भी आपने निकाल लिया, और आपने कुछ अमाउंट को प्रोविजन में भी बांध कर रखा है, आपने कुछ अमाउंट को पहले से मानकर चला है कि शायद इतना पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने अमाउंट पे आपको डाउट है। करेक्ट है? यस। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लेस करना है फ्रॉम डेटर्स। तो पहले आप क्या करोगे? डेटर में से लेस करोगे, क्योंकि डेटर का ही डाउट है, डेटर पे ही हमें डाउट है कि शायद उतना पैसा हमको डेटर से ना मिले। तो लेस कर दो कहां से? फ्रॉम डेटर के पास से। और जैसे कि आपका डेटर अभी फिर से कम हो गया, आपके असेट की वैल्यू फिर से डाउन हो गई, आपको यहां पर नहीं मिला, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस वाला मैटर है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां पर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पर देंगे? डेबिट साइड देंगे, क्योंकि लॉस वाली चीजें हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट है? तो इस तरीके से बैड डेट और आरडीडी ये दोनों का इफेक्ट सेम हुआ। पहले आपने बैड डेट को भी डेटर से लेस किया था, और सेकेंड इफेक्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो किया था। आपने अभी आरडीडी को भी डेटर से लेस किया, और उसका भी सेकेंड इफेक्ट आपने कहां पर शो किया? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? यस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 6th एडजस्टमेंट हुआ। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कॉमन एडजस्टमेंट में हम आते हैं, जो आपको अक्सर पूछता है, वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मतलब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पर क्या कर दिया? बांट दिया। करेक्ट है? तो कुछ गुड्स अगर आपने नए गुड्स अगर समझो मार्केट में लॉन्च किए हैं, या आपने किसी नई कैटेगरी के गुड्स को अगर प्रोड्यूस किया है जिसका टेस्ट अभी तक कस्टमर को नहीं मिला, करेक्ट है, तो ऐसे गुड्स को आपको शुरुआती में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिससे कि लोगों को आपके गुड्स का टेस्ट पता चले। करेक्ट है? तो जब आप फ्री में कोई गुड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो जिससे लोग आपके गुड्स का टेस्ट जान सके, इसके बाद वो लोग आपके गुड्स को परचेस करेंगे, तो यहां पर गुड्स आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हम इसको एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि आपने आपके गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? अगेन कस्टमर को अपने गुड्स के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां पर कोई भी काम अगर आपने कस्टमर के प्रमोशंस के लिए किया, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए किया है, तो वो सारा खर्चा एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आएगा। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल का सबसे पहला इफेक्ट आपको कहां पर देना है? तो आप पहला इफेक्ट दोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको यह दिखा होगा कि गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। करेक्ट है? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों? अगेन फॉर्मेट में वैसा ही है कि गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज अ फ्री सैंपल, या गुड्स अगर किसी कारण से जा रहा है, तो उसके जाने के सारे कारण रिकॉर्ड कहां पे किए जाएंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। जैसे अगर आप थोड़ा एनालाइज करते हो तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जो भी आपने एंट्री की थी वो सारे गुड्स के जाने की एंट्री थी। जैसे बाय सेल्स किया तो भी गुड्स आपके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अगेन आपके पास से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगेन आपके पास से गुड्स क्या हो रहा है? जल गया, जल कर जा रहा है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगेन गुड्स आपका चोरी हो गया। करेक्ट है? और बचा हुआ गुड्स जो था वो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, मतलब यहां पर सारे गुड्स के जाने के कारण है। तो जितने भी गुड्स के जाने के कारण है उन सबको रिकॉर्ड कहां पे करना है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब जैसे कि आपने इस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने बांटा था,
तो उसका सेकंड इफेक्ट आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है, वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहां पर शो करते हैं? ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस का कहां पर? डेबिट साइड में। करेक्ट है? तो यहां पर आपको दोनों की रीजन मैंने बता दी है। गुड्स के जाने का कारण रिकॉर्ड कहां पे होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। सेकेंड, आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट फ्री में क्यों किया? फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो, अगर आप गुड्स को सेंड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और हो सकता है कि अगर आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप इसको गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल से ना रिकॉर्ड कर आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में गुड्स। करेक्ट है? इसका एडजस्टमेंट जब आपको प्रॉब्लम में आएगा तो उसको और भी क्लियरली समझाऊंगा मैं, बट फिलहाल आप सामने रखिए कि पहले गुड्स आपके पास से जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट से गुड्स क्या होगा? जाएगा। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बिकॉज एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ओके, ठीक है। तो ये हुआ आपका 7th एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट नंबर 8, गुड्स। हम ऐसे करेंगे, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, एक ही ले लेते हैं, या तो फिर आपको पूछेगा अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर। बात को समझिएगा जरा। दो प्रकार के गुड्स यहां पर लिए मैंने। पहले मैंने क्या लिया? इंश्योर्ड गुड्स। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स का आपने इंश्योरेंस निकाला है, जिस गुड्स की आपने इंश्योरेंस निकाली है वो कौन से गुड्स है? आपके इंश्योर्ड गुड्स है। जो लॉस हो गए हैं बिकॉज ऑफ क्या? फायर। और कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनका आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला है तो वो अनइंश्योर्ड है। करेक्ट है? तो अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर एंड इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। करेक्ट है? ध्यान से सुनिएगा कैसे क्या ट्रीटमेंट है इसका, समझ के करेंगे, नो प्रॉब्लम। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहां पर इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका गुड्स यहां पर लॉस बाय क्या हो रहा है? फायर हो रहा है। करेक्ट है? और याद रहे उस गुड्स का आपने इंश्योरेंस निकाला है, तो जो गुड्स का आपने इंश्योरेंस निकाला है अगर वो आग से जल गया तो ऑफ कोर्स उसका इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, उसकी आपको भरपाई देगी, क्योंकि भरपाई लेने के लिए ही आपने गुड्स का क्या निकलवाया था? इंश्योरेंस। ठीक है? ओके। तो इंश्योर्ड गुड्स जब आपके लॉस बाय फायर हो जाएंगे तो अगेन आपके पास से गुड्स क्या हो रहा है? लॉस बाय फायर हो रहा है, मतलब आग से जल गया, मतलब आपके पास से गुड्स गया। देखो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी गुड्स आपके पास से जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड कहां करेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। उसी तरह यहां पर भी गुड्स आपके पास से लॉस बाय फायर हो गया, चला गया, तो आप उसको रिकॉर्ड कहां पर करोगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पर आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। गुड्स आपके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, गुड्स आपके पास से चला गया, जल गया। ओके, अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक समझाता हूं आपको। इंश्योर्ड गुड लॉस बाय फायर ₹5,000। समझो जो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ उसकी कीमत कितनी है? 5,000। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम ₹4,000। ओके, बात को समझिए। गुड्स आपका जला कितने का? 5,000 का। आपको इंश्योरेंस से क्लेम कितना आ रहा है? 4,000। क्योंकि इंश्योरेंस वाले जो होते हैं ना वो पहले पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में अपना वो लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूले के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितना क्लेम मिलना चाहिए। करेक्ट है? यस। तो इंश्योरेंस कंपनी के कैलकुलेशन के मुताबिक आपको नुकसान की भरपाई कितनी मिलेगी? 4,000 मिलेगी। ओके, ठीक है। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या आपके पास से गुड्स जो है वो जला कितने का? तो आप बोलोगे मेरे पास से 5,000 का गुड्स क्या हो रहा है? गया। तो जो गुड्स आपके पास से गया उसको आप रिकॉर्ड कहां पे करोगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं।
अब आप बताइए कि 5,000 का गुड्स आपके पास से जल गया, क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4,000। तो ये जो क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है या फिर मिलने वाला है, तो जो चीज आपको मिलने वाली है वो आपकी क्या बनेगी? असेट। तो इसका सेकंड इफेक्ट आप कहां दोगे? असेट साइड में आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। आप कहोगे इंश्योरेंस का क्लेम रिसीवेबल है कितने अमाउंट से? 4,000 से। करेक्ट है। और जो क्लेम आपको मिलने वाला है उसको आपने कहां दिखाना है? असेट में दिखाना है। कि असेट साइड में आप दिखाओगे कि इंश्योरेंस का क्लेम मुझे मिलेगा कितने का? 4,000 का। करेक्ट। 5,000 का आपका गुड्स जल गया। बच्चों ध्यान से सुनना, 5,000 का आपका गुड्स जल गया, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आप इफेक्ट कितने का दोगे? 5,000 का, क्योंकि 5,000 का गुड्स क्या हो गया है? जल गया है। करेक्ट है। बाद में 4,000 का आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है कितने अमाउंट का? 4,000 का आपको क्लेम मिलने वाला है। तो जो अमाउंट आपको मिलने वाली है वो आपकी क्या है? असेट है। करेक्ट है। इसके बाद आप देख सकते हो कि गुड्स आपका जला 5,000 का, भरपाई आपको मिलने वाली है 4,000 की। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि आपका इस केस में लॉस कितना हुआ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस बाय फायर, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? तो गुड्स जला कितने का? 5,000 का। भरपाई मिलने वाली है कितनी? 4,000। तो आपको क्लियर आंसर मिलता है यहां पे कि आपको यहां पर इस लॉस बाय फायर में सिर्फ 1,000 का लॉस हुआ, 1,000 का नुकसान हुआ। और उस लॉस को आप कहां पर शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पर? अगेन डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में आप यहां पर दिखाओगे 1,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां भी 5,000 का इफेक्ट लग गया और यहां पर भी इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये भी कितने का इफेक्ट हो जाएगा? 5,000 का। तो इस तरीके से गुड्स जो आपका आग से जल गया था उसके आपने 2 इफेक्ट यहां पर दे दिए। करेक्ट है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पूरे अमाउंट का, जितने से आपका गुड्स क्या हो गया? जल गया। और दूसरा इफेक्ट आएगा असेट साइड में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल में कितना? 4,000। और आपको 1,000 का एग्जैक्ट लॉस हुआ। लॉस आपको कहां दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। करेक्ट है। तो ये हुआ आपका 8 एडजस्टमेंट जिसमें इंश्योर्ड गुड्स की हमने बात की थी। करेक्ट है। अब हम बात करेंगे अनइंश्योर्ड गुड्स जो आपके लॉस बाय फायर हो गए, जो गुड्स का आपने इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था। अब आपने जब गुड्स का इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था मतलब आपको कोई भरपाई मिलने वाली नहीं है। यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ क्लेम हेयर बिकॉज दिस आर द गुड्स विच इज अनइंश्योर्ड। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर भी आपके पास से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जब भी गुड्स जाएगा तो उसको आप रिकॉर्ड कहां करेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। ओके, अगेन कितने का? अगर समझो गुड्स आपका 5,000 का जला तो आप पूरा 5,000 का रिकॉर्डिंग करोगे ट्रेडिंग के कहां पर? क्रेडिट साइड। अब इसके बाद आप बोलोगे भाई कोई भरपाई तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये अनइंश्योर्ड गुड्स है जिसका कोई इंश्योरेंस आपने निकाला नहीं है। तो आप क्लियर कहोगे भाई नो भरपाई, मतलब कोई क्लेम रिसीवेबल नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब पूरा का पूरा अपने को लॉस हो गया। तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको पूरी अमाउंट यहां पर 5,000 ही रिकॉर्ड करनी होगी। इस बात को आप समझ लीजिए कि गुड्स भी कितने का जला? 5,000 का। और लॉस भी कितने का हुआ? 5,000 का। यहां पर गुड्स जला था 5,000 का, लेकिन 4,000 का आपको क्लेम मिलने वाला है जो कि आपने असेट साइड में दिखाया। और 1,000 का ही आपको यहां पर एग्जैक्ट लॉस हुआ जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया। तो क्या समझ में आया कि गुड्स का हमेशा इंश्योरेंस निकाल लेना चाहिए कि अगर कुछ वो लॉस बाय फायर होता है तो उसकी भरपाई मिल करके हमारा जो लॉस अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। करेक्ट है। ओके, तो बच्चों यहां तक मैंने आपको कुछ यहां पर कॉमन एडजस्टमेंट यहां पर समझा दिए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इन सभी एडजस्टमेंट्स को आप प्रॉपर तरीके से गो थ्रू कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप इसको आगे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। करेक्ट है। जितना बेटर तरीके से आपको एडजस्टमेंट क्लियर होगा और जितने अच्छे से आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को समझा होगा उतना फायदा आपको फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जरूर मिलेगा। करेक्ट है यहां तक? ओके एवरीवन, सो आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू एडजस्टमेंट, विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स।
तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।